नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अभय भाई, उत्तर प्रदेश में और खास करके लखनऊ तो इस समय बहुत ही मतलब गर्मा-गर्म खबर आ रही है। रोज सुबह हो रहा है कि आज सरकार गई, कल सरकार गई और उसके कारण ये हैं, 2-3 कारण मैं आपको बता दूँ। पहला कारण ये है कि जब से पंकज चौधरी को लाया गया है, एक बैकवर्ड चेहरा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद पे। दूसरा ये है कि एक एक अभी जो शीतकालीन सत्र हुआ विधानसभा का, उससे जस्ट पहले एक ब्राह्मणों के करीब 46 ब्राह्मण एमएलए जो हैं बीजेपी के, उन लोगों ने एक जगह बैठ के आपस में बातचीत की। हालांकि बाद में कहा गया कि ये रस्मी तौर पे था, कोई विशेष नहीं था। लेकिन ये साफ है कि एक गोलबंदी तरह की चीज थी। फिर एक हमारे प्रधानमंत्री आए। 25 तारीख को एक बड़ा प्रेरणा स्थल के नाम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के एक उद्यान का हुआ, वो पूरा ब्राह्मण वाला था। 25 तारीख को ब्रजेश पाठक के कई साल से कराते हैं, इस साल कुमार विश्वास को बुलाते हैं, वो आयोजन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे। और फिर कुमार विश्वास ने, जैसा उनका होता है कि जो पैसा देगा वो उसकी बात करेंगे, उन्होंने फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर भी अटैक किया। फिर उन्होंने कई लोगों के ऊपर अटैक किया और उन्होंने बताया कि किस किस तरह से, उन्होंने ये भी बताया कि रामचंद्र जी से अगर आपको नातेदार नहीं है तो क्या इसके लिए जो जीसस के लिए कहा कि सेंटा क्या तुम्हारा फूफा लगता है, कुछ इस तरह की जो अपने वो लतीफे छोड़ते हैं, उस तरह की उन्होंने बातें की। लेकिन इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ आए थे। 26 को भागे भागे ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं दिल्ली, एक गुलदस्ता देते हुए। पहली बार उनकी भेंट की, प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात किया और बहुत सी चीजों पे बात की। तो आपके हिसाब से क्या, क्योंकि मैं इस ओपिनियन का हूं कि बीजेपी कुछ कर ले, अभी उनके लिए योगी को हटाना खुदकशी जैसा है। लेकिन बीजेपी, अमित शाह हो सकता है इस खुदकशी के लिए तैयार हो, उनके लिए ये भी हो कि नहीं हम नया कुछ बना लेंगे। कुछ चेंज आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि इसमें बीच में एक नवनीत सहगल का तड़का भी आ गया है, मैं उसको नहीं कर रहा हूं। ये हो क्या रहा है अभय भाई? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के ऊपर बादल मंडराने लगते हैं। आपको याद होगा कि 2022 से पहले भी यही हुआ था। ये 2022 में पहले बिल्कुल हम लोग इसी प्रकार की चर्चाएं सुनते थे। तो उस वक्त थोड़ा कम था क्योंकि 2024 की लोकसभा की पराजय नहीं हुई थी, उस वक्त तक प्रकट नहीं हुई थी। तो उसके अब ये इसलिए और भी ज्यादा हो रहा है। मैं आपके इस विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हूं कि योगी आदित्यनाथ को हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त इस मुकाम पर बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। और अगर वो ऐसा करते हैं तो वो काफी, उन्हें रिस्क मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वो सब बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। और वो करना इतना मैकेनिकल नहीं होता है कि आप रिस्क को मैनेज कर लें। मतलब ये 2 धन 2 बराबर 4 नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो पहले से लगातार जिन 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 क्षेत्रों में वो अपने आप को लोकप्रिय करना चाहते थे, उसमें उन्होंने और भी ज्यादा पहले के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय किया है। दूसरे, जब मैं और यूपी के, अबे भाई, यूपी के बाहर भी उन्होंने उस छवि को बहुत, वो केवल यूपी में राजपूतों के नेता नहीं है। देखिए, 2 तबके हैं जो उन्हें अपना अपना हीरो मानते हैं। एक तो राजपूत समाज हीरो मानता है, वो विशुद्ध जातिवादी राजनीति है। उत्तर प्रदेश का राजपूत समाज है, बिहार में राजपूत बहुत हैं और बिहार उत्तर प्रदेश के राजपूतों का मानस तकरीबन एक सही होता है। बाहर के राजपूत, राजस्थान के राजपूत थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान के राजपूतों में भी मेरे ख्याल से उनका कुछ ना कुछ होगा। तो राजपूत समाज जो उत्तर प्रदेश का और उत्तर प्रदेश के बाहर का योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करता है, पहली बात। दूसरी बात, पिछले मोदी जी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, या आप कह सकते हैं राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद, एक हिंदुत्ववादी पब्लिक बनी है देश में, जो मुसलमानों के खिलाफ घृणा की खुराक पे पली है। उसको बहुत रुचिकर लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ सोचा जाए, है? और वो मुसलमानों के खिलाफ बड़े हिंसक किस्म का चिंतन करती है, मतलब उनकी कल्पनाओं में कुछ चलता रहता है। उस पब्लिक का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। अभी भी प्रतिशत बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी को जो 31 से 36-37% के बीच वोट मिलते हैं, मैं मानता हूं उसमें से 15% कम से कम ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हिंसक चिंतन का स्वाद लेते रहते हैं।
और मुसलमानों के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई वगैरह होती है तो उनको बड़ा ही अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है, या उनको मुसलमानों को नुकसान होता है वगैरह वगैरह तो वो प्रसन्न रहते हैं, उसको उनको उनका दिन बन जाता है उससे। ऐसे लोगों में एक मान्यता है, वो मान्यता ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो पर्याप्त रूप से हिंदू सरकार नहीं है। हिंदू सरकार तो है, लेकिन उतनी हिंदू सरकार नहीं है जितनी हिंदू सरकार होनी चाहिए। अभी मैंने एक वीडियो देखा जो कि हरदा, मध्य प्रदेश में जो हरदा जगह है वहां का वीडियो है। उस वीडियो का जिक्र करना, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया भी, काफी लोगों ने उसको देखा भी। उसमें क्या है कि एक कार्यक्रम हो रहा है, 2 मिनट से भी कम का वीडियो है, मैं आपको भी भेज दूंगा। वो एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हिंदू महासभा के बुलाया जाता है कि आप हिंदू महासभा के जो यहाँ पे वो हैं सभापति हैं वो बोलेंगे यहाँ पे। तो एक बंदा आता है, मैं उससे परिचित नहीं हूं, और वो जो बोलना शुरू करता है तो वो क्या बोलता है, वो 4-5 लाइनें उसमें हैं। वो बोलता है कि हमें हर कीमत पर, वीर जवानों उठो, यही शुरू करता है, वीर जवानों उठो, हमें हर कीमत पर दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है। तो आप सोचिए 21 दिसंबर को ये बोल रहा है, वो कह रहा है हर कीमत पर दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है, उसके लिए पैसों का अगर ढेर लगाना हो तो हम ढेर लगाने को तैयार हैं, दिल्ली में अगर बम फोड़ना हो तो हम बम फोड़ने के लिए तैयार हैं। फिर इतना कहने के बाद कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं है बेरोजगारों से, बेरोजगार भाड़ में जाएं, माताएं बहनें भाड़ में जाएं, पढ़े लिखे लोग, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करता, पढ़े लिखे लोग भाड़ में जाएं, इन मुद्दों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको वहां पे हर कीमत पे सरकार, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को वो अपनी सरकार नहीं मान रहा। वो कह रहा है एक सरकार बनानी है दिल्ली के अंदर, हर कीमत पे हमें जीतना है, और उसके लिए हम बड़े पैमाने पर रुपया जमा करेंगे, हिंसा करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, ये वो खुलकर कह रहा है। और जाहिर है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और इस तरह के बहुत से लोग सक्रिय हैं। मतलब जो है, तो मेरा वीडियो है उसमें हेडिंग है छोटे रिचार्ज हैं बीजेपी के, ये लगातार जो है ना, लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो ऐसी पब्लिक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और मेरे ख्याल से 15% अगर वो हो गई है तो ये बड़ी संख्या है। तो योगी आदित्यनाथ इस पब्लिक के भी हीरो हैं। तो एक तो राजपूतों का हीरो, और दूसरे इस पब्लिक का हीरो जो सारे देश में फैली हुई है। वो उसका उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा संख्या में है, सारे देश में। तो मध्य प्रदेश का आपको बता रहा हूं वाकया। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने से भारतीय जनता पार्टी कई मुकामों पर, भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है अभी है वो डिस्टर्ब होगा, वो हिलेगा अपनी जगह से। तो इन लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अगर योगी आदित्यनाथ को अभी हटाते हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि उनको यह भी लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने धूम धड़ाके से उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत लिया, तब फिर उनको प्रधानमंत्री बनने से वो कैसे रोकेंगे? खासतौर से अमित शाह। नरेंद्र मोदी तो बन ही चुके हैं प्रधानमंत्री, और बने रहेंगे कुछ दिन, उनका तो जो होना था वो हो चुका नरेंद्र मोदी का। अब तो विस्तार का सवाल है। वो तो अब तो प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना है तो अमित शाह को बनना है। तो वो कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का चुनाव धुआंधार जीत लिया? ये चीज योगी आदित्यनाथ को भी लग रही है कि कुछ ना कुछ ये लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। जिस तरीके से पंकज चौधरी को बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से वो बिहार से एक बिल्कुल अनजान व्यक्ति को उठाकर कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है, उससे उनको लगता है कि मामला हमारे हाथ से धीरे धीरे करके निकलता जा रहा है। तो जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो रही थी, आप देखिए उस बैठक ने भाजपा को काफी विचलित किया। एक पत्रकार साथी ने मुझे बताया, और काफी वो अच्छा टीवी के ऊपर बता रहे थे, विस्तार से बता रहे थे, जैसे ही बैठक चल रही थी वो, तो जैसे ही भाजपा के आला कमान को खबर लगी तो तरह तरह से फोन, बैठक में जो विधायक थे, महत्वपूर्ण विधायक थे, उनको फोन जाने शुरू हो गए, और उनको फोन पे कहा गया ये क्या कर रहे हो, तुरंत बंद करो, ये हटाओ, ये क्यों है, ये ठीक नहीं है बात। मतलब इस तरीके से उस बैठक को बीच में रोकने की काफी कोशिश भी की गई। और जब विधायकों को फोन जाता था, ऐसे विधायकों को जो कई बार के विधायक हैं, मतलब महत्वपूर्ण नाम है, प्रभावशाली लोग हैं, तो सुनने के बाद अपना फोन बंद कर देते थे, क्योंकि बैठक छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो फोन को स्विच ऑफ करते गए विधायक। जैसे जैसे उन विधायकों को एक तरह से धमकी भरी सलाह दी गई कि आप ये सब मत कीजिए, ये ठीक नहीं है पार्टी के लिए, तो उसको स्विच ऑफ कर देते थे फोन को। बाद में फिर पंकज चौधरी से इस तरह के जमावड़ों के खिलाफ भी धमकी दिलवाई गई, जो उन्होंने सरेआम दी, मतलब पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा कि ये सब नहीं चलेगा,
इस तरीके से। लेकिन इस बात को कैसे भूला जा सकता है कि कुर्मियों की भी अयोध्या में बैठक हो चुकी है। इस बात को कैसे भूला जा सकता है कि राजपूतों की भी बैठक हो चुकी है। इस बात को कैसे भूला जा सकता है कि धोबी वगैरह इस तरह की जो कमजोर जातियां हैं, इन लोगों के विधायकों ने भी अलग से बैठक कर ली है। तो अब सवाल ये है कि आप ब्राह्मणों को ये काम करने से कैसे रोकेंगे? और अगर आपके रोकने से कोई रुकता है तो रुकेगा नहीं। अच्छा, दूसरा पक्ष भी है इस बात का। एक तो ये पक्ष है, दूसरा पक्ष ये है कि क्या उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ब्राह्मण समाज है वो योगी आदित्यनाथ से नाराज है? मैं एक मित्र जो राजनीतिक समीक्षक हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, मैं उनका विश्लेषण, उनका नाम लिए बिना विश्लेषण कर रहा हूं। ये उनकी बात उन्हीं से उधार लेते हुए उनका कहना है कि ब्राह्मण नेता नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से, ब्राह्मण विधायक नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से, ब्राह्मण मंत्री नाराज हो सकते हैं, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री नाराज हो सकते हैं, लेकिन आम ब्राह्मण नाराज नहीं है योगी आदित्यनाथ से। वो उनको लगता है कि भाई ये हिंदुत्व का मसीहा है और ये सच्चा हिंदू नेता है। बाकी हिंदू नेता इतने सच्चे हिंदू नेता नहीं है, वो भी हिंदू नेता है लेकिन उतने भगवा नहीं है। इसका भगवा रंग जो है वो ज्यादा खरा है। तो योगी आदित्यनाथ की बातें हमारे और आपके जैसे लोगों को जो समाजवादी परंपरा से आए हैं, वामपंथी परंपरा से आए हैं, कितनी भी फूहड़, आपत्तिजनक और रक्त रंजित बातें लगे उनकी, लेकिन उन्होंने उस समाज के अंदर भी अपनी कुछ पैठ बना ली है। मतलब असलियत को स्वीकार करने से नुकसान क्या है? उस समाज के अंदर भी अपनी कुछ पैठ बना ली है जिस समाज के बारे में माना जाता है कि वो उनसे नाराज है। जी, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई लहर चल रही है। अच्छा, अब ये स्थिति है। अब मैं मानता हूं कि भाजपा का आला कमान है वो हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है, वो ज्यादा बात को समझ रहा है। तो जो नेता इतना ज्यादा, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बेकार किस्म के प्रशासक हैं, उनको कोई सरकार चलाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ ब्यूरोक्रेसी को हुक्म जारी कर देना कोई सरकार चलाना थोड़ी ना होता है। सरकार चलाने की जो नाजुक जो तरीका है वो सब उनके बस के बाहर की बात है। तो ये भी उनका नकारात्मक पहलू है, लेकिन ये उन्होंने धीरे धीरे करके अपना नेतृत्व भी ठोक के तैयार कर लिया है। तो ऐसी स्थिति। दूसरा, योगी आदित्यनाथ में एक और समस्या है कि वो सामाजिक समीकरण में कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी। वो पिछड़े उनसे खुश रहे हैं या दलित उनसे खुश रहे हैं, ये सब में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो भी एक उनका नकारात्मक पहलू है। तो नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं का जब आला कमान तौलता है तो मुझे लगता है कि अभी योगी आदित्यनाथ को वो नहीं हटा पाएंगे। योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि हम कैसे इन लोगों की साजिशों को कैंसिल आउट करें, कैसे बचें उन साजिशों से। ये उनकी अपनी समस्या है। उनको पैसे भी चाहिए। अगर वो अपने जो उम्मीदवार वो खड़े करेंगे जिनको उनकी वजह से टिकट मिलेगा, अब कितने उम्मीदवारों को अमित शाह उनके टिकट मिलने देते हैं, ये भी एक मुद्दा है। लोकसभा में तो उन्होंने टिकट मिलने ही नहीं दिया था, लेकिन विधानसभा में शायद उस तरह योगी आदित्यनाथ को जीरो नहीं कर सकते टिकट वितरण में, वो जैसे लोकसभा में कर दिया था। तो कुछ ना कुछ उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा, कुछ राजपूत उम्मीदवारों को योगी आदित्यनाथ की सिफारिश के बिना भी टिकट मिलेगा तो वो भी उन्हीं के हो जाएंगे। तो उन सब लोगों को उन्हें पैसे भी बांटने हैं उनके बीच में चुनाव लड़ने में। नेता को पैसे तो बांटने ही पड़ते हैं। आप भगवा वस्त्र पहने, पीले पहने, हरे पहने, उससे क्या होता है? पैसे के बिना थोड़ी ना होता है। तो वो सिर्फ कांड है, उस सिर्फ कांड से जो ब्लैक मनी जनरेट हुआ है बड़े पैमाने पर, वो सब इस काम में आएगा। इसलिए उन लोगों को छूट भी दी जा रही है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, बड़ी पेचीदा स्थिति है। जी, अब भाई मैं नेक्स्ट उस पे आऊं। मैं बस अब एक छोटा सा होकर के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। एक डायमेंशन और है, उस पे भी किसी दिन और चर्चा करेंगे। ये जो अपर, एक्चुअली क्या है ना, जब आप गांव में जाते हैं कहीं तो अपर कास्ट तो राजपूत ब्राह्मण ही को मानते हैं, लेकिन सामाजिक जब उसमें आप बातचीत करते हैं तो अपर कास्ट में वो बनिया, कायस, भूमिहार, ये सबको लेते हैं। मैं ठेठ गांव की बात कर रहा हूँ। अब एक नया उत्तर प्रदेश में और है, एक ये राजपूत ब्राह्मण मिलके ये लोग बनिया को अब क्या टारगेट कर रहे हैं। क्या देखिए, सब बनियों ने सब कब्जा कर लिया है, ये कहाँ है ना राजपूत का कब्जा, कुछ इस तरह की फिगर दे रहे हैं। खैर, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक उत्तर प्रदेश में इसके छोटी टिप्पणी बीच में कर दूं, माफ कीजिए, रोक रहा हूं। देखिए, ये बनिया वाला मसला जो है ना, ये जब 1990 में जब भूमंडलीकरण शुरू हुआ तो बनियों का स्थान जो है ना वो भूमंडलीकरण से जुड़ा हुआ है। जी,
अच्छा, बनियों की संख्या और बीजेपी से भी, क्योंकि बीजेपी की रीढ़ की हड्डी तो पहले मैं कह रहा हूं उसका तो जो जब भूमंडलीकरण हुआ तो आरएसएस में। बीजेपी कहीं सीन में थी नहीं, मतलब जो हाँ ठीक है, हाँ बीजेपी ठीक तो बहुत बाद में सीन में आई। नरसिंह राव ने भूमंडलीकरण किया था, नरसिंह राव, पी चिदम्बरम, मनमोहन सिंह, इन तीनों है, ने सिंह, मिलकर, हाँ, मनप्रीत सिंह अहलूवालिया, ये चार लोग भूमंडलीकरण के चार पिता थे, मैं कहता हूँ, ठीक है, ठीक है। इन्होंने शुरू किया था। तो उसके तुरंत बाद भारत के बुद्धिजीवियों ने बहुत सारा लेखन शुरू किया, और उस लेखन में उन्होंने कहा कि अब बनियों का वक्त आ गया है। मेरे पास किताब आई थी पूरी पूरी अनुवाद करने के लिए, उसमें बार बार कहा, तर्क दिया गया था कि अब वैश्य समाज का वक्त, बनियों का वक्त आ गया है। ये ब्राह्मणों ने बहुत हुकूमत कर ली, ठाकुरों ने बहुत राज कर लिया, लेकिन अब वक्त बनियों का आ गया है। अच्छा, बनियों की संख्या ब्राह्मणों ठाकुरों के मुकाबले हर जगह कम है, संख्या की दृष्टि से भी वो प्रबल नहीं है। तो और उनको थोड़े समाज में बहुत ब्राह्मण ठाकुरों का जो दबदबा है उसमें बनियों को थोड़ा नीची निगाह से देखने की प्रवृत्ति भी है, रही है। इस तरह की कहावतें, मुहावरे हम लोगों ने बहुत सुने हैं, जिनको हम यहाँ मंच पे नहीं दोहरा सकते, मीडिया मंच पे नहीं दोहरा सकते। तो वो भी एक है पूरी एक स्थिति। तो बनियों का उभार आ गया है, और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति बनियों के मन में एक हमदर्दी रहती है, खासतौर से हिंदी भाषी इलाकों में है। लेकिन भाजपा बनियों को कोई बहुत ज्यादा उसने तरजीह दी हो ऐसा है नहीं रिकॉर्ड में कहीं। जी 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 जी, ऐसा ठीक है। रिकॉर्ड में कहीं मैं एक, हाँ जी, मैं प्रोफेसर साहब, एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई है, और वो यूपी को लेके काफी वो है, सेंगर को, कुलदीप सिंह सेंगर का बेल कराना, और बहुत ही बचकानी सी एक फ्लिम्जी ग्राउंड हाईकोर्ट ने दिया है कि वो पॉस्को के उसमें वो पब्लिक फिगर नहीं आते हैं, एमएलए पब्लिक फिगर नहीं है। हालांकि वो 4 बार के एमएलए थे जब उन्होंने ये कृत्य किया, और उनको बेल दे देना के अगेंस्ट बहुत गुस्सा आया है। और ये बार बार देखा गया है कि ये जो भाजपा सरकार है, ये जब गुस्सा आता है तो उसको बैक ट्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, अनलेस अनटिल बेमानी से रिलेटेड हो। एसआईआर बेमानी से रिलेटेड है, उसको नहीं बैक ट्रैक कर रही। लेकिन किसान बिल हुआ, हाल के दिनों में अरावली हुआ, अब इसमें भी ये जो सेंगर वाला मामला है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भी एक, इसको जोड़ा जा रहा है कि नहीं नहीं, इसको तो यूपी इलेक्शन के मद्देनजर योगी जी ने इसको रिलीज दिलवाई है, कुछ इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। मैं सेंगर को कैसे इस देश में रिलीफ मिल सकती है, इस देश की न्यायपालिका क्या कर रही है, मैं उस पर एक बहुत छोटी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर का मसला जो है, मुझे भी ताज्जुब हुआ जब ये इस तरह की बात कही गई। मैंने कुछ विशेषज्ञों से बात की, जो लोग जो ब्यूरोक्रेसी में ये देखते हैं कि आखिरकार जो जनप्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि की तकनीकी रूप से हैसियत क्या है, तकनीकी रूप से हैसियत क्या है सर। तो तकनीकी रूप से विधायक जो होता है, विधायक की बहुत बड़ी हैसियत मानी जाती है। विधायक को कई बड़े आईपीएस आईएएस अफसरों से भी ज्यादा उसकी तकनीकी रूप से हैसियत है। वो लोग उसका सम्मान करने के लिए और उसकी बात ध्यान से सुनने के लिए, मानने के लिए मजबूर हैं। बाकायदा ये प्रोटोकॉल है, मतलब विधायक की। तो विधायक, एक चुना हुआ विधायक जनप्रतिनिधि के तौर पर बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति होता है। तो ये कहना, अदालत द्वारा ये मान लेना कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है, इतने प्रभावशाली नहीं है, इस लिहाज से उनको उनकी उन्होंने जो आजन कैद थी उसको उन्होंने मुलतवी कर दिया, जमानत जमानत दे दी। हालांकि वो जेल में है क्योंकि हत्या के मामले में, हत्या का मामला भी है दूसरा, उसमें उसमें पड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं, उसमें उनको सजा हो चुकी है। नहीं नहीं, पीड़िता के बाप के, हाँ, उसमें उनको सजा हो चुकी है। अब इसमें क्या है कि वो एक, कुलदीप सिंह सेंगर एक बड़े ठाकुर नेता का नाम है, जो अपने इलाके में ठाकुर वोटों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस बात का प्रमाण तो तभी मिल गया था जब योगी आदित्यनाथ ने उनको सजा वजा हो जाने के बाद में चुनाव के दौरान मंच पे उनके परिवार को अपने बगल में बैठाया। इस बात का प्रमाण तब भी मिल गया था जबकि साक्षी महाराज, जो खुद राजपूत नेता नहीं है, लोधी नेता है, वो मालाएं लेकर जेल में गए उनको उनको उनका धन्यवाद देने के लिए। तो कुछ तो उनके अंदर कुछ इस तरह की राजनीतिक प्रभाव है उनका, जिसकी वजह से सब लोग चाहते हैं कि वो उनके पक्ष में दिखाई पड़े ताकि वोट उन्हें मिलते रहे। तो मेरे ख्याल से तो इसके पीछे यही सब हो सकता है। अब ये दृष्टिकोण अदालत ने क्यों अपनाया, अब इसके ऊपर हम लोग क्या टिप्पणी करें भाई। जो सामान्य समझ है, इसको सामान्य ज्ञान कहते हैं, और थोड़ा बहुत मैंने तकनीकी पता भी लगाया जो मैंने आपके सामने अर्ज भी किया, उसमें तो विधायक को इस तरह से नहीं कहा जा सकता जैसा अदालत ने कहा है।
जी जी जी। अब मैं जरा आ जाऊं, एक लार्जर और ये इशू सब और है मुझे जो नहीं मुझे, लगता कि योगी आदित्यनाथ का ये इसमें कोई प्रपंच रोल है। जो है योगी आदित्यनाथ का रचा हुआ है, ये भी मुझे नहीं लगता। नहीं, मेरा मेरा अपना जो गट फीलिंग है, ये केवल पैसे का खेल है। बड़ा पैसा चला है, क्योंकि हाँ, जिस दिन ये सही बात। मामला था अबे भाई, नहीं रिपोर्टेड है 22 वकील खड़े हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर की हाँ तरफ हाँ, से, नहीं 22। नाम भी आए थे, हाँ नाम भी आए थे जी। सब। तो अगर 22 वकील खड़े थे और दिल्ली का रेट 1-1 लाख भी ले लें तो 22 लाख रुपए तो ऐसे ही दे रहा था। तो हाँ। ये कहीं ना कहीं इसमें मेरे हिसाब से पैसे का एक बड़ा खेल हुआ है, जैसे मैं देख रहा हूं इसको। खैर, अब मैं एक और मामला है जिसपे थोड़ा हम लोग इसलिए चर्चा कर लें कि वो लार्जर इशू है और उसको शायद अनरिपोर्टेड गया है वो ठीक से। राहुल गांधी के वहां उस समय जब राहुल गांधी बर्लिन गए तो उसमें बड़ा हो हल्ला मचा। हालांकि उसी समय मोदी जी भी गए थे कि पार्लियामेंट छोड़ के नहीं जाना चाहिए, एक वर्ग कहता है। लेकिन उनकी बाकी चीजें छोड़ दें, उनके अब तो सब रिकॉर्डिंग भी आ गई हैं। लेकिन जिस जिस जगह वो गए, वो प्रोग्रेसिव अलायंस एक है, ग्लोबल ग्रुपिंग ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, वो पार्टीज का अलायंस है, वो देश का नहीं है। और वो जो डेमोक्रेसी को बढ़ावा देती हैं, वो सेंटर या लेफ्ट ऑफ सेंटर वाली पार्टीज हैं। हम्म। उसमें 100 से ज्यादा देशों की पार्टियां उसमें जुड़ी हुई हैं। हम्म। उसका एक सम्मेलन हैदराबाद में हुआ था, ये बर्लिन में हो रहा था। हम्म। और उन सब लोगों, वो मैं इसलिए इसको बार बार कह रहा हूं कि ये सब लोगों का मानना है कि कई देशों की बात कर रहे हैं कि जहां पे इस समय राइट विंगर्स का कब्जा है। हम्म। मैं एक लार्जर इशू पे ये बात हो रही है कि दुनिया में एक ये बन रहा है कि भाई, अगर हम्म। प्रोग्रेस होना है, अगर मानव का वो होना है, समानता की बात करनी है, किसी विकास की बात करनी है, तो वो डेमोक्रेसी में ही आ सकता है। और इस पे चर्चा होती है। मैं इस पे एक आपकी छोटी टिप्पणी चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी एक लार्जर रोल में भी संभव, मतलब भारत पे तो जो हैं वो उस लार्जर रोल को भी कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हैं, प्रोफेसर अभय। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं मोटे तौर पे। राहुल गांधी की अगर आप पिछले भारत जोड़ो यात्रा से लेके अब तक, और पहले के भी ले सकते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को आप एक थ्रेशोल्ड मान लीजिए। मतलब भारत जोड़ो यात्रा से अब तक राहुल गांधी ने जो भी वक्तव्य दिए हैं, उन वक्तव्यों की अगर दिशा, विचारधारात्मक दिशा हम लोग आंकें, तो वो वामपंथ की तरफ झुके हुए वक्तव्य हैं। वो लगभग वो वैसी भाषा बोल रहे हैं जैसी भाषा आमतौर पर जो लेफ्ट एक्टिविस्ट बोलते हैं, वो भाषा बोल रहे हैं। और उन्होंने कारपोरेट गवर्नेंस है पूरे हिंदुस्तान में, और उस कारपोरेट गवर्नेंस का पॉलिटिकल गवर्नेंस के साथ में जो समीकरण है, उस गवर्नेंस के ऊपर भी जो टीका टिप्पणियां की हैं उन्होंने, क्रोनी कैपिटलिज्म के ऊपर जो चर्चाएं की हैं राहुल गांधी ने, और जिस तरीके से वो लोकतंत्र की संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैप्चर किए जाने के बारे में लोकसभा में बोले हैं, इन तमाम बातों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो विश्व के पैमाने पर दक्षिण पंथ के खिलाफ जो गोलबंदी है, उस गोलबंदी के विभिन्न मंच हैं, एक मंच वो है इसका आपने जिक्र किया, उस मंच के स्वाभाविक सदस्य बन के उभरते हैं। और ये चीज भारत के पूंजीपतियों के लिए चिंताजनक है, क्योंकि जो भारत का जो नेता विपक्ष है, नेता विपक्ष अगर इस तरह की बात करता है और इस तरह का रवैया अख्तियार करता है, तो उसके लिए वो चिंताजनक है। और पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जिस तरह की अर्थव्यवस्था बनाने का वायदा किया था, इस पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में हम लोगों ने इस पर काफी चर्चा की है, उस वक्त भी और बाद में भी उसके, वो भी इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी दरअसल चाहते क्या है। तो जिस दिन राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मैं समझता हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर काफी बड़ा संशोधन होगा। और वो संशोधन कांग्रेस एक चुनाव में वादा कर चुकी है और दूसरे चुनाव में भी वो वादा निश्चित रूप से करेगी। इस लिहाज से कांग्रेस भारत के दूसरे राजनीतिक दलों से राहुल गांधी के नेतृत्व में कुछ कुछ अलग नजर आती है। अब ये दूसरी बात है कि संगठन के स्तर पर और लगातार राजनीति करते रहने के स्तर पर, राजनीति में हस्तक्षेप करने के स्तर पर मुझे कई जगह सुस्तियां नजर आती हैं, कई जगह अंतराल नजर आते हैं, बहुत सारी राहुल गांधी खाली जगहों को छोड़ देते हैं। वो सारी समस्याएं हैं अपनी जगह पर। और कांग्रेस के अंदर मुझे चिंता हो रही, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के सवाल पे मुझे एकता भी नहीं दिखाई पड़ रही, और वो भी एक बहुत बड़ी चिंता है। वो राहुल गांधी की इस स्थिति को कमजोर कर दी। अब जैसे कि मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एमपी हैं इमरान मसूद, अब वो बोल रहे, वो प्रियंका गांधी अगर प्रधानमंत्री होती, इस प्रकार का डायलॉग बोल रहे।
बाद में उनसे कहा गया होगा तो उन्होंने उसको वापस भी लिया, लेकिन वो तो मैं मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस थोड़ा होता है। नहीं आप कितना भी कहते मैं वापस मैं एक टिप्पणी चाहूंगा अबे भाई, क्योंकि ये जो आपने बात कही, बाकी सब तो उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन एक जो इनके हाथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है कर्नाटका, और वहां के नेतृत्व के सवाल को जिस तरह से हल नहीं किया जा रहा है, वो 2-4 महीने से ओपन में है, वो स्टेट इनके हाथ से फिसलता हुआ लग रहा है कांग्रेस के। मैं इस पे एक बहुत छोटी टिप्पणी, क्योंकि वो निर्णय तो आप ही को लेना है। और हिमाचल स्टेट पहले ही जा चुका है, 3 सरकारें हैं इनके पास कुल मिलाकर, 2 सरकारें कांग्रेस नेतृत्व की लाइतलाली और इसी गड़बड़ झाले के कारण जो है वो अनिर्णय की स्थिति के कारण इनके हाथ से फिसल रही है। अभी तेलंगाना पे इस तरह का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है, तेलंगाना में मुख्यमंत्री जमा हुआ है और कोई, अब देखिए कर्नाटक में जब आपने सिद्धरमैया को हुकूमत दी, फिर आपने उसमें वही फच्चड़ लगा दिया जो आपने फच्चड़ वहां पे छत्तीसगढ़ में लगाया था। छत्तीसगढ़ में हाँ, वही लगा दिया इसमें। छत्तीसगढ़ में भी आपने उसको हल नहीं किया, लटकाए रहे उसको आप, वहां भी आप हल नहीं किया। अगर आपको भाई आपको डी.के. शिवकुमार को ही मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था, मतलब कुछ तो आप करते। आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इतना लोकप्रिय चुनाव आपने जीता, वहां आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और मुख्यमंत्री बना रहे हैं उसको ये शर्त बना रहे हैं कि इतने दिनों बाद फिर दूसरा आदमी बन जाएगा मुख्यमंत्री। कांग्रेस की तरफ से इस बात का खंडन भी नहीं हो रहा कि भाई नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो कांग्रेस ने खुद ही काफी धुंधलका बना रखा है वहां पे। मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से ये करती है, राज्यों को अपने राज्यों में जिस तरह से राजनीति करती है, पंजाब को उन्होंने बर्बाद कर दिया, और अभी भी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो भी सरकार चलाई हो, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह एक बड़ी वापसी करते हुए दिखना चाहिए था, अभी वहां स्थानीय निकायों के वो सबके चुनाव हुए, वहां तो कांग्रेस वापसी करते हुए नहीं दिखी वहां पर। तो ये कांग्रेस, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत बहुत राहुल गांधी के नेतृत्व में बड़ा उनका ग्राफ काफी ऊंचा उठा है, उनकी निजी लोकप्रियता काफी बढ़ी है, उनकी प्रतिष्ठा में भी काफी वृद्धि हुई है, वो अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पा रहे हैं लोकसभा के अंदर और बाहर, जनता के बीच में भी लोकप्रिय हैं। नरेंद्र मोदी को उनसे खतरा भी लगता है, भाजपा को भी खतरा लगता है, लेकिन ये सब जो संगठन के स्तर के ऊपर मजबूती दिखाई देनी चाहिए, वहीं वो जब आपकी कमजोरी है तो आप कामयाबी कैसे हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास एक लोकप्रिय नेता भी है और संगठन के स्तर पे भी काफी मजबूत रहती है भाजपा, उसमें उत्तर प्रदेश एक अपवाद है, ये मैं कह रहा हूँ। भाजपा में उत्तर प्रदेश तकरीबन वही स्थिति है जो कांग्रेस की वहां पे कर्नाटक में स्थिति है, अलग संदर्भ है। उत्तर प्रदेश भाजपा में अपवाद है, लेकिन कांग्रेस हर जगह गड़बड़ करती है इस तरह का। नहीं, लेकिन जब ये बात आ रही है, मुझे एक जगह और ऐसा लगता है कि चूंकि इसी बात को जरा कंटिन्यू कर ले जिससे कंप्लीटनेस में बात हो जाए, मुझे लगता है इट इज हाई टाइम कि इंडिया गठबंधन जो हुआ था उसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर कल 28 तारीख है, अगर शरद पवार अपने एआई की जो बारामती में फैक्ट्री या जो लगा रहे हैं संस्था, उसका मुख्य अतिथि बना के फीता कटवा रहे हैं अडानी से, और जिसमें खुद हैं उसके चेयरपर्सन अजीत पवार की पत्नी सुचित्रा, उनकी पत्नी, उनकी लड़की, ये सब लोगों का कार्ड में नाम छपा अडानी का, तो ये तो कहीं क्लैरिटी लानी होगी ना कि इस देश का क्योंकि ये जब आप विचारधारा की बात करते हैं उसमें गांधी का विचारधारा, ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं। तो मुझे लगता है कि शरद पवार जी का ये जो ओवर स्मार्टनेस है कि इधर भी उधर भी, यहां से भी ले लो, वहां से भी ले लो, यहां भी कर लो, उसमें कहीं ना कहीं आज जैसे देश मांग रहा है राहुल गांधी से क्लैरिटी कि भाई राहुल गांधी के साथ हम या आपकी, हम लोग को थोड़ा ये लगता है कि ये एक व्यक्ति है जो इस आरएसएस की विचारधारा के अगेंस्ट अकेला व्यक्ति ठीक से खड़ा हुआ है। मुझे लगता है इन चीजों पे भी इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं विचार करना। शरद पवार जो कर रहे हैं वो शायद मतलब मुझे तो कंफ्यूज करता है। तो साहब नहीं, देखिए शरद पवार जो कर रहे हैं उनकी राजनीति हमेशा इस तरह की रही है और हम उन्हें अपनी राजनीति को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अच्छा, इंडिया गठबंधन जो है वो विभिन्न घटक दलों का एक ऐसा गठबंधन है जो किसी न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर उसको एकजुट होना चाहिए। असली समस्या क्या है? असली समस्या यह है कि इन लोगों को वो न्यूनतम कार्यक्रम परिभाषित करना चाहिए, कागज के ऊपर ठोस रूप से बुलेट पॉइंट्स में वो होना चाहिए। वो न्यूनतम का आखिरकार वो कौन सा न्यूनतम कार्यक्रम है, कौन सा मिनिमम प्रोग्राम है जिसके आधार पर इंडिया गठबंधन का नाम लिया जाता है या उसकी एकता की अपेक्षा की जाती है।
अगर आप वो न्यूनतम कार्यक्रम परिभाषित कर देंगे तो फिर उसके दायरे के बाहर जो गतिविधियां होंगी, इंडिया गठबंधन कहेगा भाई इन गतिविधियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनकी गतिविधियां हैं, हमारा, हम एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर हम एकजुट हैं, हम मिलते हैं, राजनीतिक गतिविधियां करते हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर। जब तक वो न्यूनतम है क्या, इन तमाम और भी जगह हो सकता है भाई। देखिए अदानी के साथ में कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री का हेलमेल हो सकता है। मान लो अदानी कहेगा कि भाई तेलंगाना में मैं 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता हूं, निवेश करता हूं, तो अब क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए कि रेवंत रेड्डी कहें नहीं नहीं आपको तेलंगाना में घुसने की इजाजत नहीं है, हम कदम नहीं रख देंगे आपको तेलंगाना में? वो नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे ऐसा। वो कहेंगे ठीक है, अगर उद्योग आ रहा है तो उसको हम कैसे रोकें। राहुल गांधी भी उनको नहीं रोकने के लिए नहीं कहेंगे, ये तो हो नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में इन चीजों से बचने का एक ही तरीका है। शरद पवार का जो रवैया है, अदानी बहुत बड़ी चीज बन गए हैं, जैसे भी बने हो वो तो अलग बात, उस पर हम लोग बहस करते ही रहते हैं, लेकिन कुल मिला के चीज तो वो बहुत बड़ी बन गए हैं अदानी। तो उस स्थिति में उनकी जो उनकी जो सर्वव्यापिता है अदानी की, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो बार बार राजनीति में आड़े आएगी। राहुल गांधी जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से अपने दावे पेश करते हैं, उसके वो बार बार आड़े आएगी। उससे बचने के लिए जरूरी यह है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस, सोनिया गांधी को, खड़गे को और दूसरे कुछ बुद्धिमान लोगों को मिलकर इंडिया गठबंधन क्यों है, क्यों एकजुट है, किस तरह से काम करेगा, इसको अगर एक बार ठीक से डिफाइन कर दिया जाए, परिभाषित कर दिया जाए, तो बहुत सारी समस्याएं इनकी हल हो सकती हैं। और बहुत सारा जो जहां पे चीजें आपस में टकरा जाती हैं, उनसे ये लोग बच सकते हैं। इससे भविष्य में भी राजनीति करने में सुविधा होगी और मौजूदा वक्त में भी राजनीति करने की सुविधा होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय भाई, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग, थैंक यू।